तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो NISM कोर्स आपने स्टार्ट किया है इसके क्या एडवांटेज हैं। पहली बात, ये आपके CV में वैल्यू एडिशन करेगा। सेकेंड थिंग, NISM करने के बाद रियल में एम्प्लॉयबल बन पाएंगे। इससे आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आता है उसका, स्टॉक मार्केट से हम लोग रियल टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट हमारे करियर में किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, स्टॉक मार्केट से हम लोग ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टमेंट करके कैसे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और बिलीव मी, आपने अगर वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर और ये कोर्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। अगर आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके और थोड़ा ध्यान लगा के इस कोर्स को करेंगे तो आपको वो एडवांटेज मिलेगा, मेरे ख्याल से शायद अभी तक की पूरी पढ़ाई में आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इस कोर्स से। आपने वॉरेन बफेट साहब का नाम सुना होगा, ओरेकल ऑफ ओमाहा, हाँ, CEO ऑफ बर्कशायर हाथवे। ठीक है, तो बर्कशायर हाथवे कंपनी है, उसके वो CEO हैं, MD हैं, फाउंडर भी हैं, और अमेरिका में ओमाहा में रहते हैं वो, इसीलिए उनको ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करी है और जस्ट बाय इन्वेस्टमेंट। और मैं आप लोगों को अभी बहुत सारे सिंपल तरीके बताऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी से आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है। ये कोर्स आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपसे जो भी लोग फ्यूचर में जुड़ेंगे उनके लिए किस तरह से एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ये सब आप सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट में जो सबसे पहले बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करनी है। तो उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस जब सर्टिफिकेट ये कोर्स आप कर लेंगे, उस कोर्स को करने के बाद आपको किस किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो आप अगर NISM कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी ब्रोकिंग हाउस में, किसी NBFC बैंक में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, किसी इंश्योरेंस कंपनी में, किसी प्राइवेट बैंक में और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ब्रोकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो एंट्री बैरियर ही है NISM सर्टिफिकेट। मगर अगर आपके पास NISM सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितनी स्किल्स हो, कुछ भी हो, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही है। अगर आपको आपका उनको इम्पैनलमेंट करना है, आपको उनको अपनी कंपनी में हायर करना है, तो बेसिक क्राइटेरिया है कि आपके पास NISM होना चाहिए। अगर आपको डीलर बनना है तो आपके पास डेरिवेटिव का NISM होना चाहिए। अगर आपको सेल्स में जाना है उसका आपके पास NISM होना चाहिए। अगर आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में जाना है, DP में जाना है, उसका आपके पास NISM होना चाहिए। आपको किसी भी सेगमेंट, आपको अगर रिसर्च में जाना है, फंडामेंटल रिसर्च करनी है, टेक्निकल रिसर्च करनी है, तो आपके पास फंडामेंटल टेक्निकल एनालिस्ट का या फंडामेंटल एनालिस्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप जाके और जॉब कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। तो इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे? इस कोर्स में आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे, इस कोर्स में आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे, इस कोर्स में आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे, इस कोर्स में आप डेरिवेटिव्स के बारे में सीखेंगे। और जो डेरिवेटिव्स और ये सब सारी चीज़ें सीखेंगे, ये आपको इक्विवेलेंट टू MBA फाइनल सेमेस्टर की होगा। मतलब जब आप अगर आगे चल के आप MBA करेंगे और फाइनेंस से MBA करेंगे और आपके पास NISM सर्टिफिकेट भी होगा और आपने ये कोर्स भी किया होगा, तो आपके लिए मतलब सोने पे सुहागा। और साथ ही साथ आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर से अगर आप करना चाहें तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर से, मतलब BBA फाइनल ईयर से आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर NISM सर्टिफिकेशन। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपने बच्चों को, जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, उनको मैं NOC भी प्रोवाइड कर देता हूँ फाइनल ईयर में। जब वो फाइनल सेमेस्टर में जाते हैं, फाइनल ईयर में जाते हैं, और अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो मैं उनको NOC भी दे देता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके जॉब भी कर सकते हैं। और जब आप रियल टाइम में जॉब करेंगे, उससे जो सीखेंगे, और साथ ही साथ आपका कोर्स भी चल रहा होगा, और आगे चल के अगर आपने MBA भी कर लिया फाइनेंस से,
तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेगा, क्योंकि MBA फाइनेंस और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपीरियंस, और MBA ही एक ऐसा कोर्स है जिसको आप जॉब करते करते भी परस्यू कर सकते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट करने से आपको बहुत सारे एडवांटेज होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इससे इन्वेस्टमेंट में होने वाले एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह से ये बेनिफिशियल है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं किसी सिंपल से कंपाउंडिंग सॉफ्टवेयर में। उसके पहले मैं एक PPT ओपन करता हूँ। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, उन्होंने ये PPT के कुछ के स्लाइड्स देखे भी होंगे, और एक बार फिर से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग उसमें काफ़ी सारे और डिफरेंट चीज़ें भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। हम लोग इन्वेस्टमेंट में जब भी बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। मोतीलाल ओसवाल एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ब्रोकिंग हाउस है। मोतीलाल ओसवाल AMC के जो जॉइंट MD हैं रामदेव अग्रवाल जी, उनके बहुत सारे लेक्चर भी आपको अवेलेबल होंगे यूट्यूब में, कभी मौका लगे तो आगे पढ़िएगा, सुनिएगा उसको। उन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताया था, और उनका ये कहना, वो चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं और बहुत लंबा रिच एक्सपीरियंस है। उन्होंने कई हज़ार करोड़ कमाए हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके, जस्ट लाइक राकेश झुनझुनवाला और राधाकिशन दमानी। ये सब इंडिया में अगर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के आपको नाम मैं बताऊं तो रामदेव अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी, ये सब लोग ने काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग, विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो वो अभी हम सीखेंगे कि हमें कितने ज़्यादा रिटर्न बन सकते हैं, बट अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के देता है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं और नॉलेज में इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और आपने कुछ फीस दे के इसको ज्वाइन किया है, तो यानी आपने किस में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया है, और इसका आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक में, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी बॉन्ड में, किसी FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको इससे मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सारे लेक्चर बहुत ध्यान से सुनने हैं और उसको फॉलो करना है, और जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपको होमवर्क अच्छे से करना है। तो आपको देखिएगा इससे एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जितना रिटर्न, उतना आपको मिलेगा अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते रहेंगे। वापस आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, ही हु डजंट पे इट। हमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8 वंडर ऑफ द यूनिवर्स है अकॉर्डिंग टू सर अल्बर्ट आइंस्टीन। ये एक साइंटिस्ट थे, इनका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, और सब जानते हैं कि E=mc² और बहुत सारे और बड़े बड़े साइंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे वो उन्होंने बताए थे। और इनको इस प्लैनेट का अभी तक का सबसे बुद्धिमान होमोसेपियंस कहा जाता है, मतलब सबसे बुद्धिमान प्राणी या सबसे बुद्धिमान इंसान जो एग्जिस्ट करता था कभी इस प्लैनेट में, वो अल्बर्ट आइंस्टीन थे। और ये माना जाता है कि इनके जैसा अगर कोई एक दो इंसान और आ जाए तो शायद हम लोग फिर सैकड़ों साल आगे चले जाएंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने फाइनेंस के बारे में क्यों कमेंट किया? कंपाउंड इंटरेस्ट तो अकाउंट्स में, मैथ्स में आता है, साइंस से तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इनको क्यों ऐसा लगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द यूनिवर्स? ऐसा इनको क्यों लगा? ठीक है, मैं आप लोगों को शो करता हूँ कि क्यों सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8 वंडर बताया। अभी हम लोग ने सर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के कोट के बारे में बात करी थी कि सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी नॉलेज में। ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की साइट है, वेबसाइट है। आइए समझते हैं कि क्यों पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द यूनिवर्स कहा गया है। प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। आई विश टू इन्वेस्ट पर मंथ, लेट अस अज्यूम ओनली 500 रुपीज़, ठीक है, या 500 तो बहुत कम है, 1000 रुपीज़। अभी आप लोगों की एवरेज एज मेरे ख्याल से 20 ईयर्स की अप्रॉक्स होगी, यस और नो? तो अगर 20 ईयर्स की एज है तो आप ये मानिए कि आप जनरली इंडियंस किस एज पे रिटायर होते हैं? सर 60-65 की एज में होते हैं, ठीक है, कुछ कहीं 62, कहीं 65। अभी रिटायरमेंट एज तो बढ़ के 65 हो गई है, लेकिन हम 60 मानते हैं, ठीक है। अगर 65 ईयर या 60 ईयर रिटायरमेंट एज है और आपकी अभी प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है,
तो आपको रिटायर होने में अभी नियर अबाउट 40 ईयर्स है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले 40 साल आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ। नंबर ऑफ ईयर्स मैंने कंसीडर कर लिया, 30 के ऊपर जा ही नहीं रहा, ठीक है, 30 ईयर्स। अभी 30 ले लेते हैं, फिर 40 का भी देखेंगे। ये मान लीजिए कि आप 50 साल में रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगभग 16% 15% रिटर्न बना के दिए हैं, और साथ ही साथ उसने डिविडेंड भी दिया 1-2% का, यानी 18% का रिटर्न, 16 to 18% का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट। एंड जनरली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स यूज टू आउट परफॉर्म सेंसेक्स एंड निफ्टी। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं वो सेंसेक्स और निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं 2 to 4% से, 2-3-4% ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट 16 to 18% रिटर्न बना के देता है तो वो 20% 22% तक रिटर्न बना के दे देते हैं, और कुछ स्मॉल कैप फंड तो 15-16-25-26% के रिटर्न भी दे देते हैं। बट अभी हम बहुत कंजर्वेटिव रिटर्न मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स भी जो हैं वो हमें सिर्फ 15% का रिटर्न दे रहे हैं। जब आप देखेंगे, जब आप 50 साल के होंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 70 लाख रुपए बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज़ पर मंथ। और आगे चल के धीरे धीरे ये अमाउंट जो है वो आपके लिए बहुत, जैसे जैसे लोगों की अर्निंग बढ़ेगी तो 1000 रुपीज़ का ये है कि आज की तारीख में 2 पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक में 1000 रुपीज़ ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप जाके 2 पिज़्ज़ा खरीद लें और कोल्ड ड्रिंक खरीद लें तो 1000 का बिल आ जाता है। या कहीं किसी भी नॉर्मल से ढाबे में जाके खाना खा लें 2-3 लोग तो 1500 रुपये का बिल आ जाता है एक बार का। तो 1000 रुपीज़ का अमाउंट अगले 10-20 साल बाद नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा इससे आपके ऊपर इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। और कोई स्टूडेंट जो है वो अगर ट्यूशन भी पढ़ाता है तो वो पर मंथ 10-15 हज़ार रुपये तो ट्यूशन पढ़ा के ही निकाल सकता है। तो 1000 रुपीज़ अगर कोई इन्वेस्ट करता है फॉर 30 ईयर्स, मतलब उसने प्लान करा है कि वो 50 साल में रिटायर होना चाहता है और सिर्फ 15% का रिटर्न आता है उसके ऊपर, तो वो 70 लाख रुपए का अमाउंट होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ हम लोग और कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको ये डिसेंट लग रहा है रिटर्न? अच्छा लग रहा है? 70 लाख रुपए कमा रहे हैं बाई जस्ट इन्वेस्टिंग 3,60,000, रिटर्न ठीक है? यस और नो? ये कंपाउंडिंग का पावर है जिसने आपको इतने कम इन्वेस्टमेंट को इतना ज़्यादा बना दिया। मैं एक साइट ओपन करता हूँ, इसमें मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखाता हूँ। इस कैलकुलेटर को देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। वही 1000 का एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले सिर्फ 3 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो जब मैं रुकूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कहूँ तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए इसमें 2 एरिया दिख रहे हैं इस ग्राफ में। फर्स्ट वन इज़ येलो एरिया एंड सेकेंड वन इज़ ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया आपका रिटर्न का एरिया है और येलो वाला जो एरिया है ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। मतलब आपका जो येलो एरिया में जो दिख रहा है ये आपने इतना पैसा लगाया, और ग्रीन वाला आपका रिटर्न है। मैंने अभी आपको बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट हैविंग एबिलिटी टू डिलीवर नियर अबाउट 15 to 18% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, एंड जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड, अ गुड डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड जनरली आउट परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स, सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो अगर स्टॉक मार्केट 15 से 18% का रिटर्न बना के देता है तो म्यूचुअल फंड बहुत आराम से 18% या उससे ज़्यादा का रिटर्न बना के देते हैं। मैं अभी आपको रियल एग्जांपल रिटर्न बना के दिए हैं। उसके पहले हम लोग इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमें सिर्फ 12% का रिटर्न मिल रहा है, 12% का रिटर्न मिल रहा है, और हमने 1000 रुपीज़ लगाए, सिर्फ 3 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 36,000 और वो ग्रो होके कितना हो गया 43,500 रुपीज़, ठीक है। इतना रिटर्न मिला, यानी जो ग्रीन पोर्शन है वो हमारे रिटर्न को दिखा रहा है। फिर इसके बाद हमने उसको 5 ईयर के लिए ले लिया। ट्रेंड देखिएगा क्या हो रहा है। जब आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 60,000 रुपीज़, विजिबल है, ये दिख रहा है ना आपको। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 60,000 और रिटर्न कितना मिला आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, कितना मिला आपको रिटर्न 82,486 रुपीज़। अब देखिए आगे क्या होता है। ये हम 10 साल के लिए करते हैं। अभी हमने ये देखा जब हमने 3 साल के लिए किया तो येलो पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था,
ये देखिए, जब हमने 3 साल के इन्वेस्टमेंट किया तो एरिया ऑफ येलो जो पोर्शन था बहुत ज़्यादा था, ग्रीन वाला बहुत कम था, यानी निग्लिजिबल रिटर्न्स बने थे। जब हमने इसको 5 साल के लिए किया तो आपने देखा कि ग्रीन वाला का एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, येलो वाले का थोड़ा सा कम हो गया। जब हमने इसको 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, SIP चलाई, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एरिया ग्रीन पोर्शन का और बढ़ गया, लगभग आधे के आसपास आ गया। जब हम 15 ईयर के लिए जाते हैं, अब देखिए आप, ग्रीन पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 18,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था, 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ और रिटर्न आपको मिल रहा है 5 लाख रुपीज़ का। आपने 18,000 रुपये लगाए और आपको 5 लाख रुपए रिटर्न में मिले। आगे देखते हैं क्या होता है। 20 सालों के लिए यही काम करेंगे। अब देखिए, येलो पोर्शन और कम हो गया, एरिया जो येलो पोर्शन का था वो घटता जा रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट पीरियड इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कांस्टेंट रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कांस्टेंट 1000 पे फिक्स कर दिया है, रिटर्न को 12% पे फिक्स कर दिया है, और हम लोग सिर्फ चेंज किस में कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पीरियड में। अगर हम इसको 15% कर दें, अब देखिए आप, ग्रीन पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर हम इसको 18% कर देंगे तो ग्रीन पोर्शन और बढ़ गया और येलो पोर्शन बहुत कम हो गया। यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 20 सालों में हुआ 2,40,000 और रिटर्न कितने मिले हमें, 23,40,000 अप्रॉक्स। लगा के आपको 24 लाख मिल गए। ग्रोथ रेट 18% की है और टाइम पीरियड 20 ईयर का है। अब देखिए आगे क्या होता है 30 ईयर में। 30 ईयर में आपका जो रिटर्न है वो हो गया 1,43 लाख बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 3,60,000। 30 साल आपने 1,000 रुपये करके इन्वेस्टमेंट किया और सिर्फ आपने 3,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए मार्केट में, और आपका जो कॉर्पस था वो 1,43 लाख रुपए हो गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 1,000 रुपीज पर मंथ। और 5-10 साल बाद 1,000 रुपीज उतना मैटर नहीं करेगा। नो डाउट इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस अमाउंट पे भी पड़ेगा। ये जो अमाउंट है 1,43 लाख, इस पे भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा, बट स्टिल 30 ईयर के बाद भी 1,43 लाख रुपए एक डिसेंट अमाउंट होगा, हैंडसम अमाउंट होगा इवन। ये क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आया कि सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्यों कहा था कि 8 वंडर है यूनिवर्स। किसी का कोई क्वेश्चन? अमन क्या करें आप? सर मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी SIP मान लीजिए 10 साल की, ठीक है, उसमें 10 साल बाद वो मैच्योर हो गई, फिर मैंने उसके बाद 10 साल की कर दी, उसके बाद फिर 10 साल की कर दी, या स्टार्टिंग में 30 साल की करे तो टोटल अमाउंट में 30 साल बाद डिफरेंस डजंट मैटर, वो दोनों एक ही चीज तो है। मैच्योर कुछ नहीं होता है इसमें। ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगा। नहीं, ये इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये इंश्योरेंस नहीं है। इसको आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अभी आप आगे जब चलेंगे तो उसमें सीखेंगे कि जो SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड में SIP करी जाती है, इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है कि आपने 30 साल के लिए कर दिया तो लॉक हो गया पैसा आपका 30 ईयर्स के लिए। आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 30 साल चला रहे हैं, अब आपका 1,000 जा रहा है, अभी आपने ब्रेक नहीं किया, इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने क्या किया, 1,43 लाख रुपीज़ आपका कॉर्पस बन गया। आपको 10 लाख की जरूरत है, आप निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 20 लाख की जरूरत है, आप निकाल लीजिए। आपका जो भी काम है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है, आपको फॉरेन ट्रिप करनी है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, आगे चल के किसी को हायर स्टडीज़ करनी है, किसी को मैरिज के लिए खर्चा चाहिए, जो भी काम है वो आप इससे पैसा निकाल के कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात कर रहा था। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपको शेयर परचेज कैसे करना है, आपको डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है, आपको स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपको SIP कैसे ओपन करनी है, सब चीज़ें मैं बताऊंगा, इसी कोर्स में बताएंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। वो समझ में आया अभी तक? अभी और देखिए, अभी शुरू हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसे ही इसको 8 वंडर ऑफ द यूनिवर्स नहीं बताया है। अब देखिए, अगर हम इसको 50 ईयर के लिए करते हैं, 50 ईयर के लिए कैसे करेंगे, तो सोचेंगे बहुत लंबा टाइम हो गया, अब हम 50 करेंगे तो आप 70 साल पता नहीं कोई जिएगा कि नहीं जिएगा।
इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अभी मेरा जो छोटा वाला बच्चा है वो 3 साल का है। जब वो पैदा हुआ था तो मैंने क्या किया, उसके लिए 1000 रुपीज़ पर मंथ का एक SIP स्टार्ट कर दिया। ये सोच लिया कि जब वो 50 साल का होगा तब वो रिटायर हो जाएगा आराम से, और वो चाहे अपनी लाइफ में पढ़ाई करे, चाहे कुछ बिजनेस करे, कुछ करे या ना करे, जब वो रिटायर होगा तब मेरी तरफ से उसको क्या मिलेगा। देखिए, जब वो 50 साल का होगा तो 18 साल तक तो मैं उसका पे करूंगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो 1000 रुपये वो खुद पे करेगा। ये रिटर्न बनेगा आधा अरब, 51 करोड़, मैमथ रिटर्न 51 करोड़ बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज पर मंथ। सर क्या सारे टाइम पे मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, एनुअल रिटर्न है, वो कांस्टेंट रहता है? नहीं, कांस्टेंट नहीं रहता है, फ्लैक्चुएट करता है, बट ऑन एन एवरेज ये मान के चलते हैं कि अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में 15-18% के रिटर्न्स बन जाते हैं। इसको कैसे प्रूव करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, जो निपॉन, पहले रिलायंस था, अभी निपॉन इंडिया हो गया है, इसका जो NAV है ग्रोथ फंड का वो 1760 चल रहा है। NAV क्या होता है ये भी पढ़ाऊंगा आपको, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं इसको। मतलब ये म्यूचुअल फंड को चेक करने का तरीका है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे है, उसको हम लोग NAV से चेक करते हैं। अब देखिए, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का NAV चल रहा है 1760 रुपये। लॉन्च डेट देखिए, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, मैं और जूम करूँ, ज़्यादा जूम करने पे बाहर हो जाएगा। लॉन्च डेट क्या लिखी हुई है, स्कीम की लॉन्च डेट क्या लिखी हुई है, 8 अक्टूबर 1995 को लॉन्च हुआ था। अप्रॉक्स 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए इसके। 25 ईयर जब ये लॉन्च हुआ था तब 10 रुपये की NAV पे लॉन्च हुआ था। जो भी कोई म्यूचुअल फंड या शेयर आता है उसका जो फेस वैल्यू होता है वो 10 रुपये होता है। अभी का NAV कितना चल रहा है इसका, 1760 रुपीज़। दैट मीन्स कि अगर जब इसका NFO आया होगा, NFO मीन्स न्यू फंड ऑफर, जितने भी ये मैं वर्ड्स बोलता हूँ तो इसको आप नोट करते रहिएगा सारा अपने पास। NFO मतलब न्यू फंड ऑफर। जब इसका NFO आया होगा उस समय इसका 10 रुपये का फेस वैल्यू था, 10 रुपये का इसका प्राइस था, और वो 10 रुपये बढ़ के हो गए 1760 रुपये। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, जब वो शुरुआत कर रहा था फंड, जब उसका NFO आया था, उस NFO में 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो 1 लाख रुपीज़ इस समय कितने हो गए होंगे बढ़ के, आज की तारीख में कितना अमाउंट हो गया होगा? सर ये जो 10 रुपीज़ है वो 1995 में एक टाइम इन्वेस्ट करे थे या तब से? वन टाइम SIP नहीं करी है, वन टाइम 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिए है। अभी मुझे कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट क्या तो दिख ही रहा सामने। अगर 1760 रुपये की NAV चल रही है, ये पॉइंट के बाद मत लीजिएगा, तो इस समय क्या 1 लाख रुपए की वैल्यूएशन कितनी हो गई होगी? 1 रुपये की NAV पे नहीं लॉन्च हुआ है, 10 रुपये की NAV पे लॉन्च हुआ है। तो 10 रुपये तो 1 जीरो तो पहले से था उसके पास। समझ में आई बात कि नहीं आई? 1 रुपये की NAV पे लॉन्च हुआ होता तो फिर वो 17 करोड़ हो जाता। 10 रुपये की NAV पे लॉन्च हुआ है। सभी को बात समझ में आई कि नहीं आई है? 1995 में अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए तो इस समय हो गए 1 करोड़ 70 लाख। 170 टाइम्स रिटर्न मिला, 170 टाइम्स। तो यानी कि इससे ये पता चलता है रिटर्न्स वाकई में मिलते हैं, ये रियल फंड है। 170 गुना कर दिया 25 साल में पैसे को। अगर आपने 25 साल के लिए 1 लाख रुपए बैंक FD में रखे होते तब कितने होते? अगर आपको मिल रहा होता 6% का इंटरेस्ट, अप्रॉक्स बता दीजिए, रफ आइडिया। चलो 10% का इंटरेस्ट मिल रहा होता तब कितना होता? 1 लाख। मैं अभी आपको ये बता रहा था कि जो निपॉन इंडिया है उसने रियल में ग्रोथ दिया। मतलब ऐसा नहीं कि ये हाइपोथेटिकल, जो मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा था, आपने ये ग्राफ देखा तो ये मत सोचिएगा कि ये जो रिटर्न्स हैं वो हाइपोथेटिकल रिटर्न्स हैं, ये रियल रिटर्न्स हैं। मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के फंड्स जिन्होंने 10 रुपये की NAV को, यानी कि किसी भी इन्वेस्टेड अमाउंट को 170 टाइम्स बढ़ा दिया है इन्होंने। क्या अगर रिटर्न कितना आया है? हाँ, ये देखिए, एक और चीज देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंस इंसेप्शन, ये वाला लाइन है, सिंस इंसेप्शन जो ग्रे कलर की हो गई है, 22.29% के रिटर्न्स हैं। ये आपको दिख रहा है सिंस इंसेप्शन रिटर्न कितने परसेंट बन रहा है? एनुअलाइज रिटर्न कितना आया? एब्सोल्यूट रिटर्न आया 17,505% और एनुअलाइज रिटर्न कितना आया? 22.29%। देखिए, एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब ये होता है कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए और 1 लाख मेरे बढ़ के कितने हो गए? 1 लाख रुपए मैंने लगाए और 1 लाख रुपए बढ़ के मेरे
जो भी अमाउंट हुआ तो उस पर ओवरऑल एग्जैक्ट रिटर्न कितना बना, टोटल रिटर्न कितना बना, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज़ लगाए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 100 रुपीज़ मेरे 200 रुपीज़ हो गए एक साल के बाद, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, 100% है, और एनुअलाइज रिटर्न भी 100% है, यानी एक साल का रिटर्न 100% है और एब्सोल्यूट रिटर्न भी 100% है। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया और वो 5 साल तक रहा, तो 5 साल के बाद उसने टोटल 50% की ग्रोथ दी, तो हम ये कहेंगे टोटल कितना रिटर्न बना, 50% का बना, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। अब 50% का बना लेकिन हमने 5 साल रखा, तो मान लिया एनुअलाइज रिटर्न कितना हुआ, 50% एनुअलाइज नहीं हुआ, एनुअलाइज रिटर्न हुआ मान लिया 9 to 10%, तो एनुअलाइज रिटर्न कम होगा, सालाना 10% से ग्रो हुआ और ओवरऑल कितना ग्रोथ हुआ 5 साल में, 50%, तो एब्सोल्यूट रिटर्न 50%, एनुअलाइज रिटर्न मान लिया 8% या 10%, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा एग्जैक्टली। मैंने 10 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया और 10 रुपीज़ मेरा 5 साल के बाद बढ़ के 50 रुपीज़ हो गया, 5 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न कितना होगा, 500%, हर एक साल 100% से बढ़ रहा है, और एनुअलाइज रिटर्न कितना हुआ, अप्रॉक्स 100%, यानी कि होगा वो 90% हो सकता है, 90-95% पर एनम से ग्रोथ आई। मान लीजिए एक फंड लेते हैं, कोई एक फंड सर्च करते हैं, एक एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने एक फंड लिया, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड ग्रोथ प्लान, ठीक है, ये इसकी एनएवी चल रही है 30 रुपीज़, 10 रुपीज़ की एनएवी में लॉन्च हुआ था। अब प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल सामने सामने दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 10 रुपये का एनएवी मेरा बढ़ के 30 रुपीज़ हो गया, यानी अगर किसी ने 100 रुपीज़ लगाए थे तो 100 रुपीज़ कितने हो गए होंगे, 300% के रिटर्न बने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, एब्सोल्यूट रिटर्न, कैगर रिटर्न, CAGR का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैगर बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट रिटर्न कितना बना इसका, इस फंड का लास्ट 5 ईयर में 184% बना। कैगर रिटर्न कितना बना, कैगर रिटर्न बना 23%, यानी कि अगर 10 रुपए हर साल 23% से ग्रो होंगे तो वो आज की एनएवी पे पहुंच जाएगा। एब्सोल्यूट मतलब टोटल अभी तक कितना हुआ, ये एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया है। और अगर इसी को हम लोग टुकड़े टुकड़े में तोड़ देंगे, सालाना में तोड़ देंगे, तो आ गया कैगर रिटर्न, यानी अगर 10 रुपए को 23% से ग्रो करेंगे सालाना तो हमें अभी की एनएवी मिल जाएगी। अब एक चीज़ ये समझिए, अभी हम लोग ने देखा ये 23% का रिटर्न दिखा रहा है एनुअलाइज्ड, यहाँ पे हमने देखा कितना रिटर्न दिखा रहा था, 22.29% का रिटर्न दिखा रहा था एनुअलाइज्ड, और हमने म्यूचुअल फंड में कितने परसेंट से कैलकुलेट किया है, जो हम लोग ने ग्राफ लिया वो कितने परसेंट पे रिटर्न कैलकुलेट करें हैं, इसमें इस ग्राफ में 18% से कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो यानी कि 18% कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, 18% के रिटर्न्स डिलीवर होते हैं स्टॉक मार्केट में। मैंने आपको रियल एग्जांपल दिखा दिया ना कि देखो यहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं, यहाँ 23% का रिटर्न बन रहा है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात हो गई कि 5 ही साल की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कब की बात है, ये कितना पुराना फंड है, ये तो अभी आपने देखा था निपॉन इंडिया कब लॉन्च हुआ था, 1995 में लॉन्च हुआ था, 25 साल पुराना फंड है, 25 साल के बाद भी उसने कितना रिटर्न दिया है। तो यानी कि 18% का रिटर्न प्रैक्टिकल है या एकदम हाइपोथेटिकल है, ये पॉसिबल है कि नहीं, 18% के रिटर्न बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और वॉरेन बफेट ने कितने हिसाब से कंपाउंडिंग करी थी ये देखिए हैं, जो वॉरेन बफेट ने अपनी जो बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी है वो भी लगभग 21% सालाना CAGR रिटर्न कमाया है उन्होंने। मतलब उन्होंने भी ये नहीं कि 100% 200% रिटर्न्स नहीं बनाए हैं, उन्होंने भी जस्ट 21% के रिटर्न बनाए हैं, और 21-22% के रिटर्न्स, 20% 18% रिटर्न पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। तो अगर वॉरेन बफेट ने 21% सालाना या 22% सालाना या 23% सालाना के ग्रोथ रेट से इतनी सारी वेल्थ बना ली, $100 बिलियन, $88 बिलियन बना लिए, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ये काम कर सकता है। लेकिन सारे लोग उतनी वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर पाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सारे लोग, फिर अगर इतना ही आसान है पैसा कमाना, अब जैसे हम लोग ने इस ग्राफ में देखा, फिर से देख लेते हैं इस ग्राफ में कि मैंने अपने छोटे बच्चे के लिए
1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने बोला है कि 20 साल तक मैं पे करूँगा, और जब वो 20 साल का हो जाएगा, जब वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद वो अपना पे करेगा 1000 रुपीज़। वो जब 50 साल का होगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 51 करोड़। तो अगर इतना ज़्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन हो सकता है तो 1500 रुपये तो एक रिक्शे वाला भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट। 1500 रुपये तो कोई भी कर सकता है। एक मजदूर भी 1000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? वो इतने वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर लेता है? सर क्योंकि नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड रिस्क एलिमेंट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, तो वेरी ट्रू। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। एक वर्कर के पास, एक रिक्शा चलाने वाले के पास, एक लेबर क्लास के बंदे के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। और फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है एक ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट और एक पीएचडी और एक डॉक्टर, एक इंजीनियर के पास भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि एजुकेशन के से फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है। एक आपने बुक का नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। तो रिच डैड पुअर डैड बुक में यही बताया गया है। एक्चुअली जो रॉबर्ट टी कियोस्की हैं, उस बुक के ऑथर, रिच डैड पुअर डैड के, उन्होंने ये बताया कि उनके जो पुअर डैड थे, जो उनके रियल डैड थे, जो उनके असली पिता थे, वो पीएचडी होल्डर थे। एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में वो एम्प्लॉयड थे, एक अच्छे पद पे काम करते थे, पीएचडी करे हुए थे। लेकिन उनके जो रिच डैड थे वो सिर्फ मैट्रिक पास थे, यानी उनके पास सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई करी थी, कोई पीएचडी, कोई कुछ डिग्री कुछ नहीं था। लेकिन उनके जो रिच डैड थे उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी थी, और उनके जो पुअर डैड थे, जो पीएचडी थे, उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन से हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी मिलेगी। एजुकेशन सिर्फ आपको नॉलेज देता है आपके पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फील्ड का, यानी कि ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम है, जो अमन ने बताया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाते। वो हमें ये नहीं सिखाते हाउ टू हैंडल मनी, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमारा करिकुलम हमें नहीं सिखाता है। दैट्स व्हाई वी एट वीएस स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर कोर्स, कि आपको वेल्थ मैनेजमेंट सिखाया जाए, आपको पैसे से पैसा कैसे बनाना है। और कोई भी इसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, एक मजदूर भी करोड़पति बन सकता है। आपको इस ग्राफ से, ये एग्जांपल से समझ में आ गया, और अभी मिरेकल होना बाकी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात देखते हैं कि ओरेकल ऑफ ओमाहा की इस समय नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ ऑफ वॉरेन बफेट। The net worth of Warren Buffett is $108 billion. शॉर्ट में कहें तो $100 बिलियन। वॉरेन बफेट साहब की जो टोटल वेल्थ है उनके पास वो $100 बिलियन है। यहाँ पे बिलियन में दिया है। वॉरेन बफेट वर्थ इज नेट वर्थ ऑफ 108 बिलियन। ठीक है, ब्लूमबर्ग का डेटा है ये। ब्लूमबर्ग बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट है। 108 बिलियन। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ वॉरेन बफेट साहब ने इतनी वेल्थ कैसे क्रिएट करी। वॉरेन बफेट की कोई एज बता सकता है अप्रॉक्स कितनी होगी? 90 अप्रॉक्स 90 ईयर्स, 89-90 ईयर्स के होंगे। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितने एज पे स्टार्ट कर दिया था? जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। अगर कोई एक इंडिविजुअल 11 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है और अभी वो 90 साल के हैं, 100 बिलियन उन्होंने बना लिए, यानी उन्होंने कितने साल इन्वेस्टमेंट किया होगा? 90 माइनस 11 कितना बचा? तो 79 ईयर्स उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया। अब देखते हैं क्या होता है। मोबाइल से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं मानता हूँ उन्होंने 21% से ग्रो किया था, अब वो तो उसमें आएगा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट पीरियड 21 की जगह मैं 18% मान के चलता हूँ, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट पीरियड में लेता हूँ 79 ईयर, ठीक है। कैलकुलेट करता हूँ, ये जो अमाउंट आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 34 अरब 91 करोड़ 33 लाख 2,950 रुपीज़। 34 अरब लगभग 35 अरब रुपए बन जाएंगे, समझ रहे हैं। वेल्थ उन्होंने बनाई है वो इस तरह से बनाई है। और अगर इसी में आप 4 या 5 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर देना तो आपकी वेल्थ जो है वो वॉरेन बफेट के वेल्थ के बराबर आ जाएगी। इतने लंबे समय तक अगर कोई कंपाउंडिंग करता है तो वो $100 बिलियन भी बना सकता है।
मेरा कहने का ये मतलब है इन नटशेल। उन्होंने क्योंकि 70-80 साल तक लगातार कंपाउंडिंग करी अपने पैसे की 21% से, और ये मैंने कैलकुलेट किया है 18% पे। अब अगर मैं इसको 21% पे कैलकुलेट करूं, अभी 35 अरब आ रहा है, 21% पे मैं कैलकुलेट करूंगा, आपके मोबाइल में ये कैलकुलेटर मिल जाएगा, तो ये हो गया 2 अरब 20 अरब 70 करोड़। तो ये इस तरह से रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ जब ये मैं इसको एडिट करूंगा। इतना ज़्यादा रिटर्न है ये। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसीलिए सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है कि वो 8 वंडर ऑफ द यूनिवर्स होता है। इसमें 2 मिरेकल हो रहे हैं। पहली बात ये कि इक्विटी जो कि आप सीखेंगे, इसमें पूरे कोर्स में आप सीखेंगे, एनआईएसएम में सीखेंगे इक्विटी क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है। तो इक्विटी और कंपाउंडिंग जब आपस में मिक्स होता है तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बनते हैं। अब ये पूरी चीज़ मैंने ख़त्म कर दी। इसके बाद आपका छोटे से छोटा डाउट हो रहा, जिसके दिमाग में जो भी डाउट हो पूछ लो, एक एक करके सब लोग क्वेश्चन जरूर पूछो। लेकिन सर इक्विटी और म्यूचुअल फंड एक ही होता है, अलग अलग? नहीं, इक्विटी डिफरेंट चीज़ है, म्यूचुअल फंड डिफरेंट चीज़ है। म्यूचुअल फंड का मतलब जैसे हम लोग इस समय स्क्रीन में 24 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यार हम लोग म्यूचुअली एक किटी बनाते हैं, सब लोग 100 रुपये उसमें डालो, तो ये जो एक फंड इकट्ठा होगा वो क्या कहलाएगा? म्यूचुअल फंड कहलाएगा। अब वो म्यूचुअल फंड जो बन गया, मतलब म्यूचुअली जो बनाया गया है सभी लोगों को मिलके, उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। और इसको इन्वेस्ट किस में कर दिया हमने? इसको कर दिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, यानी हमने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा अब? इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर जो म्यूचुअली फंड कलेक्ट किया गया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिलके कलेक्ट किया, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 1000, किसी ने 10 लाख, किसी ने 1 करोड़, सबने अलग अलग अमाउंट दिया, और उसको उठा के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो स्टॉक्स में या इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, दैट मीन कि ये कौन सा फंड हो गया? इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया। क्लियर और नॉट? अगर इसको हम लोग फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कर देते, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते, तो इस फंड को क्या कहते हैं? डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। वेरी गुड, डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं, क्योंकि इक्विटी मतलब इक्विटी मतलब शेयर्स और डेट मतलब फिक्स इनकम, तो उसको हम लोग कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड। समझ में आ गई बात? 2 ही तरह के फंड होते हैं, डेट और इक्विटी, बाकी हाइब्रिड होता है, वो सब इसी का मिक्स है। हाँ जी। एक म्यूचुअल फंड में कितने स्टॉक्स होते हैं? एक म्यूचुअल फंड में अप्रॉक्स डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में 25 से लेके 100 स्टॉक्स तक हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड फोलियो बना रहा है, जिसको कहते हैं फोकस्ड फंड, तो जो फोकस फंड होते हैं उसमें 20-25 स्टॉक्स होते हैं। और अगर एक डाइवर्सिफाइड फंड है तो 50-60 स्टॉक्स होते हैं, और किसी किसी में 100 तक भी हो सकते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड में 25 से 100 स्टॉक्स तक हो सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अभी जैसे एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो भी बनाया है, फैंग, NYSE फैंग। NYSE मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इंडेक्स, उसके ऊपर ये फंड बना हुआ है। तो उसमें सिर्फ 10 कंपनियां हैं। फैंग, F स्टैंड फॉर फेसबुक, A स्टैंड फॉर अमेजॉन, N फॉर नेटफ्लिक्स, G फॉर गूगल, फैंग। फिर टेस्ला भी है। ये किसका लोगो है? किस कंपनी का लोगो है? ग्रीन वाला कंपनी है, ये एनवीडिया है। अगर किसी ने लैपटॉप यूज़ किया होगा जिसमें गेमिंग लैपटॉप होगा, तो उसमें स्टिकर लगा रहता है, इंटेल का स्टिकर लगा रहता है, वैसे ही बगल में लगा रहता है एनवीडिया G4, GTX, RTX ऐसे करके ग्रीन कलर का एक स्टिकर लगा रहता है। तो ये एनवीडिया है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पावरफुल कंपनी है। ग्राफिक्स कार्ड की इतनी ज़्यादा डिमांड है इस समय क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में कि बहुत पैसा बना रही है। ये टेस्ला है, ये आपका ट्विटर है, अलीबाबा, ये बाइडू है। तो अलीबाबा और बाइडू कहाँ की कंपनियां हैं? चाइना। ये चाइना की कंपनियां हैं, बाकी सारी कंपनियां अमेरिका की हैं। ये गूगल, अल्फाबेट। तो ये 10 कंपनियां मिला के एक इंडेक्स बनाए। इस इंडेक्स को क्या कहते हैं? फैंग। ठीक है, तो ये सिर्फ 10 कंपनियों का एक म्यूचुअल फंड है। सर ऐसा भी होता है कि जैसे SIP से इन्वेस्ट करे तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे? अब आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, मान लो 10,000 रुपीज़, और SIP आप चला रहे हैं 5 साल तक, तो SIP में तो आपने ज़्यादा पैसा डाल दिया। या तो फिर ऐसे कंपेयर करिए कि आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपीज़, और 1000 की SIP चलाई, कब तक? जब तक 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड ना हो जाए, तब कंपेरिजन हो पाएगा। मैथमेटिकली आपने 10,000 डे फर्स्ट में लगा दिया, और अभी उसको 10 महीने तक ग्रो होने का टाइम मिल गया। फिर
SIP आप क्या कर रहे हैं, 1000 रुपए करके लगा रहे हैं ना। जब 10 महीने के बाद पूरे 10,000 रुपए लग पाए तो 10,000 रुपए को ग्रो होने का टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मिल गया, और SIP के थ्रू जब आप कर रहे हैं तो उसको ग्रो होने का टाइम कम ही मिल पाया। अगर सेम रिटर्न होगा, अगर स्टॉक मार्केट में या उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में सेम रिटर्न आया होगा, मान लीजिए 18% का रिटर्न आया है, दोनों केस में आपको वन टाइम वाले में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको कंपाउंड होने का ज्यादा टाइम मिला है। अभी हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग सीख रहे थे ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या मेन फैक्टर होता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग में मेन फैक्टर होता है टाइम। जिसको ज्यादा मिलेगा वही ज्यादा ग्रो करेगा, अगर रिटर्न दोनों में सेम है। अब मान लीजिए आपने किसी अलग अलग फंड में लगा रखा है और SIP वाले में बहुत ज्यादा रिटर्न आ गए हैं, तो फिर वो ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेम रिटर्न है, सेम टाइम है, तो फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न आएगा। एक चीज और देखिएगा, A = अमाउंट = P प्रिंसिपल हो गया, ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n या NT कुछ। जहाँ पे A क्या है, आपका मैच्योरिटी अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया, R क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है, R/100 की पावर n क्या है, आपका टाइम है। यहाँ पे देखिए रेट, प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो पावर में है टाइम, ये क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ किसको कहते हैं? e⁻x कर्व को हम लोग एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। तो जो पावर में है, अगर पावर 4 हो गई तो मतलब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यही ब्रैकेट का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 10 हो जाएगा तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P के साथ, या आपस में भी। तो यानी सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? टाइम मैटर करता है। यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जांपल देखे, ये 1000 वाला इन्वेस्टमेंट वाला, 1000 में इन्वेस्ट किया 50 सालों तक, 50 सालों इन्वेस्टमेंट किया और वो 51 करोड़ हो गया। यहाँ पे अमाउंट तो बहुत छोटा है, 1000 है। रिटर्न में इन्वेस्टेड अमाउंट मैटर नहीं करता, यानी कि आप कितना पैसा लगाते हैं ये मैटर नहीं करता है, टाइम ज्यादा मैटर करता है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, एक करिश्मा करीना मॉडल होता है, मैं ऐसे ही आपको वर्बली बता देता हूँ बहुत जल्दी 2-3 मिनट के अंदर। करिश्मा करीना मॉडल क्या है, राधा किशन दमानी जी ने इसको दिया था। करिश्मा कपूर ने 18 साल की एज में, 16 ईयर की एज में मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट कर दिया था काम करना, और उसने 5000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। 30 ईयर में मान लो बंद कर दिया इन्वेस्टमेंट करना। करीना ने क्या किया, करीना ने कहा अरे तो 5000 इन्वेस्टमेंट करके क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल अमाउंट है। उसने क्या किया कि मैं 25 साल में स्टार्ट किया और 5000 की जगह उसने 10,000 से इन्वेस्टमेंट किया या 20,000 से इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद जब वो लोग रिटायर होते हैं दोनों लोग, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि करीना ने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया ओवरऑल। SIP मतलब उसने 25 साल से स्टार्ट करी और 60 ईयर तक चलाई। करिश्मा कपूर ने बंद कर दी, थोड़े समय तक चलाई, अमाउंट भी कम डाला, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम किया, लेकिन जब मैच्योरिटी पे अमाउंट मिला, करिश्मा का अमाउंट ज़्यादा था करीना से। ऐसा क्यों हुआ? आपने एग्जाम्पल सुना? टाइम। दिस इज कॉल्ड बेनिफिट ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग, यानी कि टाइम फैक्टर। अमन ने सही बताया, टाइम मैटर। अभी हमने फॉर्मूला में क्या देखा था, टाइम ज़्यादा मैटर करता है। आपने छोटा अमाउंट अगर जल्दी इन्वेस्ट कर दिया है, किसी दूसरे ने बाद में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, तब भी आपको एडवांटेज ज़्यादा होने वाला है। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोग ने एडवांटेज सीखे NISM के, NISM से क्या फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर हमें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग सीखा, म्यूचुअल फंड्स के कुछ बेसिक सीखे, NAV के बारे में थोड़ा जानकारी करी, वॉरेन बफेट और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो कैसे वेल्थ क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग। वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, फिर भी बहुत सारी वेल्थ बनाई विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग, ये हमने सीखा। क्लास क्लोज करने जा रहे हैं।